एचपीसी शेयर का एनालिसिस करने जा रहे हैं और देखते हैं कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी दिख रहा है अपने को। इसको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जिसने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है उनको अभी होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 3 पैरामीटर्स पे ही चेक करते हैं। पहला टेक्निकल, दूसरा फंडामेंटल और तीसरा हम लोग एफआईआई और डीआईआई डेटा भी यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे। बट मंथली टाइम फ्रेम पे जाने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसने मार्केट को सरप्राइज़ किया है कि नहीं। तो इसका रिजल्ट जो है वो दिसंबर क्वार्टर का इसका जो रिजल्ट है वो आया था 13 Feb 24 को आया था। और अर्निंग्स के केस में इसने मार्केट को नेगेटिवली सरप्राइज़ किया है 1.72% के हिसाब से, एंड रेवेन्यू के केस में इसने उसको पॉजिटिव सरप्राइज़ किया है 5.20% के हिसाब से। तो ये मतलब एज़ सच उतना कुछ यहाँ पे मेरे ख़्याल से इम्पैक्ट नहीं इससे पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इसका पास्ट सितंबर क्वार्टर का भी अगर हम लोग देखें तो फिर सितंबर क्वार्टर में भी इसका वही सेम कंडीशन था कि नेगेटिवली अर्निंग को सरप्राइज़ किया था और पॉजिटिवली या फिर नील जो है इसने रेवेन्यू को सरप्राइज़ किया था, और वहाँ से इसका जो भी रहा होगा फिर वहाँ से ये अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे दिया है। तो अगर एक बार हम लोग जब इसका सितंबर क्वार्टर में इसका रिजल्ट आया था उसके बाद से इसने कितना रिटर्न दिया है एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं टोटल की बात करूँ तो इसने लगभग 50% का रिटर्न यहाँ पे दे चुका है। तो अब जो इसका दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसके हिसाब से यहाँ पे अब क्या करना चाहिए एक बार हम लोग वो सब डिस्कस करते हैं। एक न्यूज़ भी देख लेते हैं कि न्यूज़ में कुछ यहाँ पे इसके बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडियाज़ आईआरसीटीसी एक्सटेंड्स पोस्ट रिजल्ट्स रैली, मतलब कि बढ़ा हुआ है ये बताया जा रहा है। फिर बोला जा रहा है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग रिकॉर्ड्स राइज इन फिस्कल Q3 नेट प्रॉफिट, रेलवे पीएसयू स्टॉक्स इन अ फ्री फॉल। ठीक है, मतलब कुछ आया था, मतलब जिसने भी आईआरएफ्स में लगाए हैं, आरबीआई ने नहीं लगाया, तो थोड़ा सा वहाँ पे करेक्शन देखने को मिला था। थोड़ा क्या ज़्यादा ही करेक्शन देखने को मिला था। तो उसके बारे में ये बात कर रहा है। बट अपना जो मेन है अभी देखना है कि आईआरसीटीसी में क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो चलिए मंथली टाइम फ्रेम पे, बट मंथली टाइम फ्रेम पे जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उन सब के साथ शेयर करिए जिसको अभी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको कुछ से समझ में आ रहा है कि शेयर मार्केट में करना क्या है। चलिए मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग एक बार देख लेते हैं और वहाँ से एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसने अभी मंथली कैंडल में ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, मंथली कैंडल में इसने क्या क्या किया है, इसने ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे ग्रीन ब्रेकआउट दिया है। तो अगर इस मंथ भी अगर आपको वेट करना है तो वेट कर सकते हैं। बट अगर मंथली कैंडल पे आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो फिर अभी करंट सिचुएशन में तो मुझे यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी ही दिख रहा है। तो अगर यहाँ से अभी आप इसको बाई करके चलते हैं तो फिर मेरे ख्याल से ये आपका जो टारगेट होना चाहिए इसका हाई लगा के आप चल सकते हैं कि इसका हाई आपका टारगेट होना चाहिए। तो 1279.80 बता रहा है। 1280 मान के चलिए कि इसका जो है आपका टारगेट होना चाहिए। 1280 आपका टारगेट होना चाहिए। तो एक बार इसका स्टॉप लॉस भी देख लेंगे कि स्टॉप लॉस में क्या रखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस आप इसका जो भी इसने सपोर्ट यहाँ पे लिया था तो वो स्टॉप लॉस लेके चलिए। मेरे हिसाब से 550 आपका स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे चलना सही रहेगा। हालाँकि स्टॉप लॉस थोड़ा-सा ज़्यादा दूर मैंने लगा रखा है ताकि इसमें कोई किसी को परेशानी ना हो। तो स्टॉप लॉस मंथली टाइम फ्रेम पे 550.95 पे अ, अभी मंथली टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है और टारगेट जो है इसका 1280 होना चाहिए मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो मंथली टाइम फ्रेम में हमने बात कर लिया। अब एक बात चलते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि अपने को क्या अपॉर्चुनिटी शो हो रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी मैं वही कहूँगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे आपका टारगेट 1280 ही होना चाहिए। बट अभी क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कुछ बनती हुई नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है, तो उसमें अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो मेरे ख्याल से आज जो है इसने, ठीक है, एक एक हिसाब से कैंडल बनाया है जहाँ पे इंडिसीजन ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से अभी नेक्स्ट वीक तक यहाँ पे रुकना चाहिए। अगर नेक्स्ट वीक में ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनता है, नेक्स्ट वीक का कैंडल जो है वो अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो पुलिस का साइन होता है, और अगर ग्रीन कैंडल बन गया तो फिर ऑफकोर्स वो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और
अगर ग्रीन कैंडल बन जाता है तो फिर 1280 आपका टारगेट होना चाहिए, और जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो स्टॉप लॉस जो है आप इसमें थोड़ा-सा देख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 640 के आसपास रखिए। स्टॉप लॉस आपका 640 होना चाहिए एंड टारगेट 1280 यहाँ पे होना चाहिए। बट वीकली टाइम फ्रेम पे तभी यहाँ पे इन्वेस्ट या ट्रेड करना है जब एक नेक्स्ट वीक में अच्छा खासा ग्रीन कैंडल दे दे, तभी यहाँ पे अपने को इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहिए। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया, अब एक बार देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या अपने को शो कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो आज इसने रेड कैंडल बनाया है। तो अ, वैसे अगर रेड कैंडल बनाता है तो वहाँ पे मैं प्रेफर करता हूँ कि अभी उसको बाय ना करूँ। अगर मान लीजिए 1-2 दिन के बाद ये ग्रीन कैंडल बनता है यहाँ पे, तो फिर ऑफ कोर्स वो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। तो बट अगर आप पूछे कि सबसे अच्छा बाइंग एरिया कहाँ है, तो सबसे अच्छा बाइंग एरिया जो मुझे लगता है, जो मुझे दिख रहा है, वो आपका 900 जो है 15 अगर मिल जाए, 915 के आसपास अगर ये स्टॉक आ जाए तो फिर वो सबसे अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बट अगर वो नहीं आता है, वहाँ तक भी नहीं आता है, बट ग्रीन कैंडल यहाँ पे शो कर देता है, तो फिर आपको शो भी एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। तो अगर वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है तो टारगेट एक बार देख लेंगे, टारगेट आपका कितना होना चाहिए। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका टारगेट जो होना चाहिए, जो रखना चाहिए आपको अपना टारगेट, वो आप यहाँ पे रख के चलिए कि 150 आपका टारगेट होना चाहिए। एक बार हम लोग स्टॉप लॉस भी इसमें देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रख के चलना चाहिए। तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 850 रख के चलेंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हमने देख लिया कि बाइंग अपॉर्चुनिटी कब बनती है। बाइंग अपॉर्चुनिटी तभी बनेगी जब एक ग्रीन कैंडल अपने को शो कर दे। अगर ग्रीन कैंडल शो नहीं कर रहा है और रेड में ही नीचे जा रहा है, तो फिर ऑफकोर्स वहाँ पे अभी इस IRCTC को अवॉइड करना बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो मैंने आपको मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम तीनों पे आपको टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे करके बताया। अब हम लोग एक बार चलते हैं कि फंडामेंटल में अपने को ये क्या शो करना चाह रहे हैं। तो फंडामेंटल में अगर मैं आऊँ तो फंडामेंटल में आप देख सकते हैं कि इसका करंट प्राइस जो है वो 940 चल रहा है। हाई लो इसने 1050 और 557 बनाया। मार्केट कैप ऑफ कोर्स आपको बताया 75,200 करोड़ का है। अगर चार्ट में हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखें तो 1 ईयर में हम लोग देखें तो ऑफ कोर्स अप ट्रेंड में है। 3 इयर्स अप ट्रेंड में है। 5 इयर्स ये भी कह सकते हैं कि अप ट्रेंड में है और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं न कहीं ये हैं, और हो सकता है कि बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई को भी ये क्या कर लें, टच कर लें। प्रोस की बात की जाए तो प्रोस इसमें भर-भर के हैं। बहुत अच्छा खासा इस शेयर के बारे में कहा गया है। कंपनी का डेट जो है वो रिड्यूस हो गया है, कंपनी डेट फ्री है। कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिया है 34.9% के CAGR पे 5 साल में, और कंपनी का ROE बहुत अच्छा है 3 साल में, जो कि 24.6% है। और कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड भी दे रही है 43 परसेंट के हिसाब से कंपनी का डिविडेंड है, और इसका डेटर डेज भी इम्प्रूव हो गया, जो कि पहले 158 था और अब 118 डेज है। तो ये सारे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं। कॉन्स में एक दो ही यहाँ पे कौन-सा है कि स्टॉक जो है अभी अपनी बुक वैल्यू से 26.5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग भी डिक्रीज़ हो गया है। 3 सालों में 5% के हिसाब से यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है। तो अगर प्रोस और कॉन्स दोनों को कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स प्रोस का जो वेटेज है यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा है। तो एक हिसाब से ये भी अच्छा है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये काफ़ी अच्छा है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्योंकि ये अपने सेक्टर में, अपनी इंडस्ट्री में ये टॉप में है। मतलब इसका कंपटीटर है ही नहीं कोई। IRCTC करके ये टॉप पे है, और उसके बाद इसका पीयर कंपैरिजन तो कुछ बता ही नहीं रहा है। आइए, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, सालों-साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स ये अच्छा हो सकता है। बट हाँ, मतलब अगर कुछ रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब आ गया, या फिर कुछ ठीक है, जो ग्लोबल के तौर पे काफ़ी ज़्यादा कुछ हो गया, तो फिर हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे गिरे, बट ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम ये अच्छा स्टॉक है। क्वार्टरली रिज़ल्ट एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, तो क्वार्टरली रिज़ल्ट में सेल्स इसका सितंबर में 995 था, जबकि दिसंबर में 1118 हो गया, यानी यहाँ पे ही इंक्रीज़ किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 367 से 394 हुआ है, ये भी इंक्रीज़ हुआ है। पीबीटी जो इसका था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 395 से 406, ये भी इंक्रीज़ है। नेट प्रॉफिट 295 से 300 हो गया है, ये भी इंक्रीज़ है। यानी क्वार्टरली बेसिस पे अगर इसका कंपैरिजन किया जाए, तो सेल्स भी इसका इंक्रीज़ है और प्रॉफिट भी इसका इंक्रीज़ है। अगर आप इसमें YOY बेसिस पे अगर कंपैरिजन करें, तो दिसंबर 2022 में
918 था इसका सेल्स, जबकि अभी 1118 हो गया, यानी इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं 326 से 394, ये भी इंक्रीज हुआ है। पीबीटी 343 से 406 हो गया, इंक्रीज है। और नेट प्रॉफिट जो है 256 से 300 हो गया है, यानी ये भी इंक्रीज है। तो यानी वाई ओ वाई बेसिस पे भी इंक्रीज है, एंड दिसंबर में भी सॉरी क्वार्टरली के हिसाब से भी इंक्रीज है। ठीक है, तो ओवरऑल फंडामेंटल भी इसका अच्छा है। एफआईआई डीआई डेटा भी इसका अच्छा आया है, मैंने यहाँ पे देखा था। तो आपको आपके साथ मैं एफआईआई डीआई डेटा भी यहाँ पे शेयर करता हूँ कि एफआईआई डीआई डेटा यहाँ पे क्या बता रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रोमोटर में क्या बताया जा रहा है। तो प्रोमोटर्स का जो भी स्टेक था वो सेम है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। 62.40 अभी वो 62.40 ही है। एफआईआई डेटा अगर आप देखें कि एफआईआई का क्या है, तो सितंबर 2023 में 7.11% का स्टेक था, और अभी ये दिसंबर में 7.34% का यहाँ पे स्टेक हो गया, यानी कि इतना एफआईआई ने स्टेक अपना बढ़ाया है। डीआईए 10.53 था और अभी 11.98% हो गया, यानी इसका भी यहाँ पे बढ़ा है। अब पब्लिक 19.97 था और इसका अभी स्टेक 18.28 हो गया है, यानी इसने घटाया है। तो जहाँ पे प्रोमोटर ने अपना स्टेक में कोई चेंजेस नहीं की, बट एफआईआई डीआईए उसमें अपना स्टेक इंक्रीज किए हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है कि बुलिश ट्रेंड आपको देखने को मिल जाए। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया फंडामेंटल और एफआईडीआई डेटा। टेक्निकल एनालिसिस का डेटा हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था आपका कंप्लीट एनालिसिस आईआरसीटीसी का। ध्यान रहे मैं कोई सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है? और आपका पैसा है यहाँ पे सोच-कर समझकर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट या ट्रेड करना है। अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफ़ाई करते रहिए, रिस्क को मैनेज करते रहिए। किसी के टिप्स पे भरोसा मत करिए, ना ही मेरे टिप्स पे, ना ही किसी और के टिप्स पे। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए उन सब लोगों के पास जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको शेयर मार्केट यहाँ पे सीखना है।